हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता हो कि वनडे एग्जाम हो, आरआरबी का एग्जाम हो, आरआरबी का वनडे एग्जाम हो या फिर सीजीएल का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछता है और आप लोग भूलते रहते हैं बार बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो आर्टिकल्स है उन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग को बता दूं, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिक अपने देश के कौन है, तो यही है। और ये सभी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए, अब एक एक आर्टिकल मैं लिख रखा हूं, पहले से ही राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स लिख रखे हैं। इसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां से रिलेटेड वो भी हैं, तो उसको एक अलग वीडियो में देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, ये जो यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ ये क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है, ये आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। भारत के राष्ट्रपति का कहाँ जिक्र है, तो भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में है, 52। तो आपसे यही पहले ही पूछ लेता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में जिक्र है, तो आपका अनुच्छेद 52 में ये बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, सिर्फ इतना है। ठीक है, क्या भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल में दिया गया है, 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति होंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, देखिए सब सीरियल वाइज ही लिख रखे हैं, ऐसे ही आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 53, आर्टिकल अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या बोला गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, प्रेसिडेंट में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो आर्टिकल 53 के बारे में क्या बोला गया है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो प्रेसिडेंट में, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसके अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे जो केंद्र में सरकार होती है, ठीक है, केंद्र में जिसकी भी गवर्नमेंट होती है, तो उसके वास्तविक कौन होते हैं, जैसे उनकी वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, जैसे इस समय नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है क्या, वास्तविक शक्ति। ठीक है, इनके अंदर कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इनके अंदर कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन नाम मात्र की वैकल्पिक शक्ति किसके पास रहती है, राष्ट्रपति के पास। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस आर्टिकल में इतना है। और देखिए, इसी आर्टिकल में एक चीज आप लोग याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सभी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन कभी, जैसा कि अब कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, अगर आपसे और स्पेसिफिक पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो किस आर्टिकल में दिया गया है, तो इसी आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 53 के पार्ट 2 में, यानी आर्टिकल 53 क्लास 2 में ही ये बोला गया है कि भारत के सभी सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53 है तो 53 लगाइए, 53 बार 1 2 3 4 ऐसे है तो आप 2 लगाइए। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए।
सबसे इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 54 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को का चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सेदारी करेंगे या कौन कौन हिस्सा लेंगे। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधान का आपके गांव में चुनाव होता है, या फिर जिला पंचायत का चुनाव होता है, तो इन सब चुनाव में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाके वोट दे के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप राष्ट्रपति को वोट देने नहीं जाते हैं। तो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 54 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। और इस आर्टिकल से खूब क्वेश्चंस पूछता है। अगर सीधे से क्वेश्चन पूछा तो आपसे पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देते हैं। तो पहला देखो होता है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, पहला तो यही आपको मालूम होना चाहिए कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अब देखिए जैसे ही यहाँ मैं संसद बोला, आपको यहीं से आइडिया लगना चाहिए कि मैं लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन्हीं सबको मिलाकर संसद बनता है। और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, शब्द पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। जैसा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, तो वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर संसद बोल सकता है, लोकसभा बोल सकता है, राज्यसभा, दोनों कुछ भी बोल सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर बोले, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा हो कि मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर निर्वाचन में क्यों भाग नहीं लेते, तो देखिए वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर नहीं आए होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो वो डायरेक्टली जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको चुनाव देने, राष्ट्रपति चुनने के लिए हक नहीं दिया गया है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं, जैसे आप जानते हैं कि राज्य विधानमंडल में जो होता है, स्टेट लेजिस्लेचर में दो विधानसभाएं होती हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा सभी राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। तो यहीं से आपको ये मालूम चलेगा कि राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सभी निर्वाचित सदस्य संसद के सभी निर्वाचित सदस्य रहेंगे, ठीक है। राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दो लोग होंगे। यहाँ देखिए मैं विधान परिषद नहीं लिखा हूं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद नहीं लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद और कौन चुन सकता है इन्हें, तो दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। तो यही तीन लोग हैं जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो यही तीन लोग हैं। पहला संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और तीसरा दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतना आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मतलब जिसको मनोनीत करते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी भाग नहीं लेगा। एक नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेता है। दूसरा कौन नहीं लेता है, गवर्नर आपके भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तीसरा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है
कि क्या राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है या नहीं। क्या राज्य का मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का सदस्य होता है या नहीं, यानी राष्ट्रपति को वोट दे सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। कब देगा? देखिए जैसा कि मैं बोला कि जो स्टेट होता है उसकी दो विधानसभाएं होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है विधानसभा, एक क्या होता है आपका विधानसभा, और दूसरा क्या होता है विधान परिषद। विधान परिषद। अगर देखिए जो मुख्यमंत्री है, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है या फिर आपका चीफ मिनिस्टर है, अगर वो विधानसभा का सदस्य है, अगर वो विधानसभा का निर्वाचित सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेगा। लेकिन अगर वह विधान परिषद, हालांकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6-7 राज्यों में है, अगर वो विधान परिषद का सदस्य है तो वो चुनाव में भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दिया है कि राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आपको क्या क्या याद रखना है? तो देखिए आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और ये हो गया। अगर इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन पूछा तो ये आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए सिर्फ आर्टिकल रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आपको सभी आर्टिकल के बारे में मालूम होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अगर सभी अनुच्छेद के बारे में आपको मालूम रहेगा तो आसानी से ये सब आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो चलो 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 क्या है? कि संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये भी दिया गया है। आर्टिकल 54 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कौन कौन लोग वोट देते हैं। अब बात आता है निर्वाचन की विधि। आर्टिकल 54 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी। जैसे आपको प्रधानमंत्री चुनना हो या अपने एरिया के एमपी, एमएलए, एमएलसी प्रधान चुनना हो तो आप कैसे चुनते हैं कि आप डायरेक्ट जाके वोट दे देते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से आप वोट देने जाते हैं, ठीक है। आप गए वहां पर वोट देके चले गए। लेकिन क्या कभी भी आप राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिए हैं क्या? कभी नहीं लिए हैं, ठीक है। तो आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? आपके द्वारा चुने हुए एमपी, एमएलए। आपको कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आपके क्षेत्र के आपके द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होती है? तो पहला यही है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट इन्हें नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने हुए मेंबर इन्हें चुनते हैं, इसलिए क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा क्या हो गया? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। और इसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन की विधि में सिर्फ आप इतना सा समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने एरिया के एमपी, एमएलए या प्रधान को चुनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट जाके किसी न किसी दिन, चुनाव की तारीख फिक्स होती है, उस दिन जाके वोट देके चले आते हैं। लेकिन क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव में कभी हिस्सा लिए हैं? आप नहीं लिए हैं। आप जिनको चुनकर भेजते हैं संसद में या विधानसभा में, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो पहले आप एमपी, एमएलए को चुने, फिर एमपी, एमएलए किसको चुने? राष्ट्रपति को। तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं है, ये इनडायरेक्ट प्रक्रिया है।
तो इसीलिए क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आप सिर्फ ये टर्म याद कर लीजिए, वनडे एग्जाम के हिसाब से ये टर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ देगा राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। उसमें 3-4 प्रत्यक्ष 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 रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों या दोनों में से कोई नहीं, तो अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे ही इससे भी बना के पूछ सकता है। ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब अगर बताने लगेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो में जब बताएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए, आपको अभी तक मैंने कहां तक बता दिया, आर्टिकल 55 तक बता दिया। ऐसे आप क्रम वाइज पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आर्टिकल 52 भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 52 भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन वोट दे सकता है। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में क्या बोला गया है कि निर्वाचन की विधि क्या होगी। आर्टिकल 56 के बारे में, आर्टिकल 56 क्या है, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 56 क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल या अवधि के बारे में बताता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो ये आपको मालूम है कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि के संबंध में किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो वो है आर्टिकल 56। ठीक है, यहीं पर देखिए, ये तो कार्यकाल और पदावधि आपको मालूम है कि 5 साल का होता है। लेकिन देखिए क्या है कि अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद पर रहने का मन न कर रहा हो तो वह त्याग पत्र भी दे सकता है, यानी कार्यकाल से पहले भी पदमुक्त हो सकता है। वो कैसे कैसे हो सकता है, तो पहला त्याग पत्र द्वारा, पहला कैसे मुक्त हो सकता है, त्याग पत्र द्वारा। और त्याग पत्र किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। दूसरा कैसे पद खाली हो सकता है, बीच में आकस्मिक मृत्यु हो गया हो। ठीक है, बीच में आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरा कैसे हो सकता है, महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, जैसे वो संवैधानिक संस्था के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर राष्ट्रपति काम नहीं कर रहे हैं तो उनको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो इसके द्वारा पद खाली हो सकता है। और चौथा क्या है कि हो सकता है कि कार्यकाल पूरा हो गया हो, जैसे 5 साल हो गया लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया हो किसी कारण से। हो सकता है गृह युद्ध चल रहा है, हो सकता है जैसे अभी पैंडेमिक आ गया था, कोरोना आ गया था, अगर उस समय कोई चुनाव पड़ जाता तो थोड़ी होता, तो 5 महीने, 6 महीने, 1 साल एक्सटेंड होता ही, उस साल में भी ये होता है। और 5वां क्या रीजन होता है कि जो है अवैध घोषित कर दिया जाए। किसको अवैध घोषित कर दिया जाए, चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए, तब भी ये पद खाली हो सकता है। तो आर्टिकल 56 में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो तो 5 साल का होता है, सबको मालूम है, लेकिन 5 साल से पहले भी पद रिक्त हो सकता है। उसके पीछे रीजन है, त्याग पत्र दे दिया हो सकता हो, आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, महाभियोग लगाकर हटा दिया गया हो, और अवैध चुनाव घोषित कर दिया गया हो, या फिर ये हो सकता है कि कार्यकाल पूरा हो गया हो, कार्यकाल पूरा हो गया हो लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं कराया गया हो। अभी तक आप लोग ये याद रख लीजिए कि अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। ठीक है, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। आर्टिकल 57 में बोलता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है कि मतलब भारत का एक बार जो राष्ट्रपति रह चुका हो, क्या वह दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है क्या, अगर बन सकता है तो कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में अनुच्छेद 57 में दिया गया है। इसमें यह है कि देखिए,
भारत का जो राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति है, वह अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, ये भी है। और साथ ही साथ कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति एक बार हो चुका है, वह कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, तीसरी बार वह नहीं बन सकता है। लेकिन अपने भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है, उसमें कोई भी बाध्य नहीं है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 2 बार से ज्यादा बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है। और उसके बाद जो आता है 58, देखिए आर्टिकल 58 जो है, आर्टिकल जो 58 है और 59, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 58। राष्ट्रपति निर्वाचन की अहर्ताएं क्या है, यानी या फिर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। जैसे अगर इस आर्टिकल क्या आपको बताता है, ये अनुच्छेद क्या आपको बताता है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं, इससे भी क्वेश्चन खूब पूछता है। तो क्या क्या होती है योग्यताएं। पहला, 35 साल का होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होना चाहिए। इससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए, भारत का नागरिकता 2 तरीके से मिलती है। एक, जन्म से, आप जन्म से ही भारत में रह रहे हैं, या दूसरी कि आप कहीं से आके भारत में रह रहे हो, ठीक है, फिर वो सारी शर्तों को पूरा करके आप भारत की नागरिकता ले रहे हैं। तो 2 तरीके से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो उन दोनों तरीकों में जो भी नागरिक होगा वो इलिजिबल होगा। सिर्फ वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म से हो या जन्म के बाद कहीं से आके बस गया हो, फिर भारत की नागरिकता उसे मिली हो, तभी वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य होगा। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, 35 साल की उम्र पूरा कर लेनी चाहिए। तीसरा क्या योग्यता है कि वह संसद का सदस्य चुने जाने योग्य हो, संसद का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अब आपको मालूम है संसद किससे है, संसद राज्यसभा प्लस लोकसभा, यहाँ हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो संसद का सदस्य चुने जाने योग्य हो। और इसी में क्या है, चौथा क्या है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यही 4 योग्यताएं हैं। इसमें देखिए आपसे खूब पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम आयु 35 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आयु के बारे में भी कुछ वर्णन है क्या, नहीं, मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। आप मरने से 2 दिन पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकते हैं। तो यही 4 अर्हताएं हैं, यही 4 योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, संसद का सदस्य चुने जाने योग्य होने चाहिए आप, और किसी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप ये भी जान लो, जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर, और उसके बाद जो है ये मंत्री लोग होते हैं जो, ठीक है, राज्य व केंद्र के मंत्री, राज्य व केंद्र के मंत्री। अगर आप इन सब पदों पे हो, जैसे कि कोई राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में है, वह अगला चुनाव भी लड़ना चाह रहा है, तो वह प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य व केंद्र के जो मंत्री होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, ठीक है, तो वो आराम से चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए यही 4 योग्यताएं हैं और इनके बारे में दिया गया है किसमें, किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 58 में। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, इसका मतलब ये है, ऐसे लिखा रहता है लेकिन समझ में नहीं आता है। यहाँ पर है राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं या योग्यता, यहाँ पर है राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो ये क्या है कि जैसे
आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव आप लड़ रहे हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो वो जो राष्ट्रपति का पद है उसकी क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। अगर वो शर्त आप पूरा करते हैं तभी आप उस पद पर आप अपना क्या होता है ओथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब शर्त नहीं पूरा करते हैं तो आप राष्ट्रपति पद पर आपको ओथ नहीं दिलाया जाएगा, आप राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, तो पहला ये है, पहला जो शर्त है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, सदस्य मैंने क्या लिखा, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या हैं, तो पहला संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं, सपोज आप हैं, अभी जैसे मैंने बताया था राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं या योग्यता में क्या मैंने एक लाइन बोला था कि आप संसद का सदस्य चुनने योग्य हैं, चुने नहीं गए हैं, लेकिन आप वो सारी शर्तें पूरे करते हैं जिससे कि आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, चुनने योग्य है। यहाँ पर क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर आप हैं, यहाँ तो था चुनने योग्य होने चाहिए, आप चुन लिए, मान लीजिए आप संसद के सदस्य हैं, आप कोई मंत्री है, ठीक है, आप कोई निर्वाचित मंत्री है, केंद्र में हो चाहे राज्य की विधानसभा में हो, आप कुछ भी मंत्री है या विधान परिषद में सदस्य हैं, तो आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं और चुनाव जीत गए, तो जिस दिन आप शपथ लेंगे उसी दिन से आपको ये माना जाएगा कि आप इन सब का सदस्य नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी सदस्यता या मंत्री जो भी कुछ है वो खत्म हो जाएगा आपका, आप क्या सीधे से बन जाएंगे राष्ट्रपति। तो उसमें यही है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा शर्त क्या है राष्ट्रपति पद पर बनने के लिए, बने रहने के लिए, कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त ये है, आपको किसी केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैं राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं, वहां से भी तो हमें सारी सुविधाएं मिलती है, पेंशन मिलता है, पैसे सैलरी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो वो लाभ का पद नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति, अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के जो मंत्री होते हैं वो क्या है, लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, तो यानी आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो मेन रूप से यही दो शर्त है राष्ट्रपति पद की शर्तें। आर्टिकल 59 में क्या क्या बोला गया है, संसद राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर आप हैं तो जिस दिन आप शपथ लेंगे उस दिन आपकी सदस्यता यहाँ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 59। अब हमारा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, ये भी खूब क्वेश्चन पूछता है। देखिए आर्टिकल 60 भी खूब पूछता है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल में दिया गया है या किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, तो ये आर्टिकल 60 है। और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है, तो जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पे गए हैं, नहीं है, तो उस समय कौन दिलाएगा, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम मेंबर रहेगा वो इन्हें क्या है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, किसी रीजन से अब्सेंट है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलवाएंगे। मान लीजिए वो भी नहीं है तो दूसरे नंबर वाला दिलवाएंगे, वो भी नहीं है तो तीसरे नंबर वाला शपथ दिलवाएगा, वो भी नहीं है तो चौथे नंबर वाला, ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। तो आर्टिकल 60 में सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है महाभियोग।
राष्ट्रपति को अपने पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कार्यकाल होता है 5 साल का, 5 साल पूरा नहीं हुआ तो महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग लगाने का कारण क्या होगा? जैसे ठीक है, हम महाभियोग लगाएंगे, आप बोल रहे हैं कि महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाने का आधार क्या होगा? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से पदच्युत करने का आधार क्या होगा? तो देखिए, ऐसा कुछ भी विवरण नहीं है कि क्या आधार होगा, लेकिन एक केस है कि जैसे मान लीजिए कि वो जो अभी आपको बोला गया आर्टिकल 74 पढ़ेंगे, जब आप आर्टिकल 74 के बारे में आपको बताएंगे तो इसमें यही बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालिका का क्या है, संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इसके लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति काम करेंगे। क्या बोला गया आर्टिकल 74 में कि एक मंत्री परिषद होगा जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना होगा। अगर मान लीजिए उस मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, मनमाना अपने मन से सब डिसीजन ले रहे हैं, मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब इन पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। और किसमें उल्लेख है? तो आर्टिकल 61 में। चलिए, अब बात आता है कि क्या प्रक्रिया होती है। पहले देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं संसद, संसद, और यहां पर लिख देता हूं विधानमंडल। अगर ये सब टर्म आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं मैं बता देता हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट की जाती है, ठीक है, किस सदन में लाया जा सकता है। तो देखिए, केंद्र में होता है संसद, राज्य में होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती, ठीक है, विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती। कहां से स्टार्ट होगा? संसद से। संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। अब संसद भी दो पार्ट से मिलकर बना है, किससे? तो एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो अब बात आता है कि ठीक है, संसद में तो ला सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन लोकसभा में लाएंगे कि राज्यसभा में? पहले किस सदन में लाएंगे? तो देखिए, पहले आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, पहले आप किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, ठीक है। महाभियोग ऐसा थोड़ी है कि कोई एक लोग बोला कि नहीं नहीं राष्ट्रपति हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा देना चाहिए आर्टिकल 61 के अनुसार। ऐसा नहीं होता है। जिस भी सदन में आप लाओगे, चाहे राज्यसभा में लाइए चाहे लोकसभा में लाइए, वहां पे 1/4 मेंबर जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं, जैसे अभी लोकसभा में करंट में कितने सदस्य हैं? तो 545, ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, और राज्यसभा में कितने हैं? 250। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है तो इसके 1/4 सदस्य, 545 का 1/4 सदस्य साइन करना पड़ेगा उनपे, ठीक है, और जो महाभियोग का प्रक्रिया चलेगा उस पर साइन करना पड़ेगा कितने? 1/4 सदस्य को, लगभग 130-40 लोगों को साइन करना पड़ेगा, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे एक लोगों के, दो लोगों के, तीन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। तो चाहे किसी भी सदन में जाए, वहां पर पहला जो है स्टेप क्या है कि 1/4 सदस्य का साइन होगा। उसके बाद जब साइन हो जाएगा, 1/4 सदस्य राजी है कि हाँ ये मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, तो उनको अब हटाया जाना चाहिए, वो संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो क्या होगा? उसके बाद 1/4 मेंबर साइन कर देंगे। उसके बाद 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया जाएगा कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलने जा रही है। उसके बाद जब 1/4 मेंबर साइन कर लेंगे और 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, 1/4 मेंबर साइन किए, उसके बाद 2/3 चाहे इसमें हो या इसमें 2/3 बहुमत से पास कर लिया जाएगा, तो ये माना जाएगा कि अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी।
एक सदन से पास होने के बाद दूसरे सदन में आएगा। ठीक है, एक सदन से पास होने के बाद, विशेष बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में आएगा। दूसरे सदन में आने के बाद, दूसरे सदन में आने के बाद क्या है कि राष्ट्रपति खुद या अपने किसी अधिकारी को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। अगर इस सदन से भी पास हो गया तो राष्ट्रपति उस दिन से अपने पद से महाभियोग द्वारा हटाया हुआ माना जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग लगाकर। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है, संसद में शुरू किया जा सकता है, विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 62 के बारे में ये बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो पद है, वो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, उसमें अनुपस्थिति हो गई या रिक्तता हो गई, यानी 5 साल पूरा नहीं हुआ, 5 साल से पहले ही पद खाली हो गया, तो उसका कैसे क्या चुनाव होगा या कौन उसको देखेगा, वो किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 62 में। अभी मैंने बोला था आपको, अभी बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने तरीके से रिक्त हो सकता है। पहला क्या है? कार्यकाल पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा हो गया हो। दूसरा क्या है? कार्यकाल पूरा हो गया हो। दूसरा कैसे हो सकता है? मान लीजिए अनुपस्थित हो। ठीक है, राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हुए हैं, अनुपस्थिति हो, या फिर बीमार हो, बहुत अटेंड नहीं कर सकते। 2 हो गया। तीसरा क्या है? यहां से आ जाइए। तीसरा क्या है? मृत्यु हो गई हो। चौथा क्या है आपका? चौथा क्या है आपका? महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो, महाभियोग द्वारा हटा दिया गया हो। कार्यकाल पूरा हो गया हो, अनुपस्थिति, बीमार हो गए हो, मृत्यु हो गया हो, महाभियोग द्वारा हो गया हो। और चौथा क्या है? त्याग पत्र दे दिए हो। ठीक है, त्याग पत्र दे दिए हो। तो इतने तरीके हैं जिससे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो समय से पहले खाली हो सकता है। तो आर्टिकल 62 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी रीजन से खाली होता है तो 6 माह के अंदर, वो टाइम लिमिट कितना है? 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि मान लीजिए कि पद रिक्त हो गया, तो उपराष्ट्रपति भी तो राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है। वो किस किस केस में काम कर सकते हैं? सिर्फ इन दोनों केस में। ये कहा गया, अनुपस्थित हो या बीमार हो या किसी और रीजन से वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इस केस में क्या है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्यकाल पूरा हो गया हो तो इस केस में क्या है, जो राष्ट्रपति है वही क्या है, अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 साल के बाद भी काम कर सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए। किसी रीजन की वजह से हो सकता है चुनाव नहीं हो पाया हो, तो तब भी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति रहते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति रहते हैं, वो भी आगे काम कर सकते हैं। अनुपस्थिति के केस में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं राष्ट्रपति की तरह। बाकी इन तीनों केस में जो है, इसमें 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कर लेना चाहिए। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 62 में। तो देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अभी हमने 10 आर्टिकल पढ़े। ठीक है, जो कि एग्जाम में खूब भर भर के आपके वनडे एग्जाम में पूछता है। अभी भी राष्ट्रपति के पावर से रिलेटेड और भी सारे 10-15 आर्टिकल्स हैं, जिससे इमरजेंसी हो गया, इन सब से रिलेटेड है, वो हम देख लेंगे। तो आइए एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल आज कहां से कहां तक पढ़े? 52 से लेके 62 तक। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ये आपको मालूम है। तो अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल
यानी राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है जिससे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधि क्या होगी, अनुच्छेद 55 में बोला गया है। अनुच्छेद 56 में दिया गया है पदावधि या कार्यकाल, कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का। अनुच्छेद 57 में दिया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यहां से यही पूछता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो चाहे कितनी बार भी बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार बनना है बन जाए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की योग्यताएं, यहीं से आपको मालूम होना चाहिए क्या योग्यता में क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज होना चाहिए और वह संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और किसी लाभ पद पर ना हो। यहीं से मैंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो राज्यपाल और केंद्र व राज्य के मंत्री, ये लोग इस पद पर जो होता है वो क्या है, लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, वो कौन सी शर्तें हैं जो आप पूरा करोगे तभी आप राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो क्या है कि आप संसद और फिर विधानमंडल, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए आपको। उसके अलावा आप किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 शर्त है तो आप राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। कौन दिलवाता है शपथ, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब्सेंट है, तो कौन दिलवाएगा, वरिष्ठतम उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। उसके बाद आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 61 में। कहां पर ला सकते हैं, तो संसद में। ठीक है, विधानमंडल में नहीं, संसद में ला सकते हैं। विधानमंडल का मतलब क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य की विधानसभा या राज्य की विधान परिषद में महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जाती है। कहां पे लाई जाती है, संसद में। संसद में किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी तक जब से देश हमारा आजाद हुआ है, महाभियोग के द्वारा किसी को नहीं हटाया गया है, न ही किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है। 2 बात है यहाँ पर। एक तो ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई हो, और दूसरा क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई हो और वो पास हो गई हो। तो ये दोनों केस नहीं हुआ है, न महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, न कोई हटाया गया है। और आर्टिकल 62 में ये है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय चुनाव जो है 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प मिला होगा। बाकी और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहिए। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, 100% राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछेगा, हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाय बाय।